बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर। उम्मीद है आप सारे लोग बिल्कुल खैरियत से हैं। आज के इस लेक्चर में हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वाई बॉयज़ फेल इन कॉलेज। उम्मीद है आपने पिछले दोनों चैप्टर्स के लेक्चर्स सुन लिए होंगे। अगर किसी ने नहीं सुने तो वो चैनल पे मौजूद हैं, उनको भी सुन लें। वाई बॉयज़ फेल इन कॉलेज लिखा है हर्बर्ट ई हॉक्स ने। और हर्बर्ट ई हॉक्स का एक बहुत तवील एक्सपीरियंस रहा एज ए टीचर। वो एक मैथमेटिशियन थे, इसके साथ साथ उन्होंने कोलंबिया कॉलेज अमेरिका में 25 साल डीन के तौर पे काम किया। इस वजह से उनकी जो ऑब्जर्वेशन है स्टूडेंट्स के इश्यूज़ के हवाले से, स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम्स के हवाले से, वो बड़ी ऑथेंटिक है और बड़ा उनका फ़र्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम्स को डील करने का। तो इसी अपने एक्सपीरियंस की बेस पे उन्होंने ये एस्से लिखा है, वाई बॉयज़ फेल इन कॉलेज, यानी जो तलबा हैं वो क्यों कॉलेज में नाकाम हो जाते हैं। अब यहाँ पे आपने एक बात याद रखनी है कि सिर्फ बॉयज़ फेल नहीं होते कॉलेज में, गर्ल्स भी होती हैं और उनकी भी ठीक ठाक तादाद होती है। लेकिन क्योंकि राइटर का एक्सपीरियंस बॉयज़ कॉलेज का है, उन्होंने बॉयज़ के प्रॉब्लम्स को, इश्यूज़ को करीब से देखा है और उनको डील किया है। इस वजह से वो डिस्कस कर रहे हैं बॉयज़ के इश्यूज़ को इस हिस्से में। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब लाजमी कर लें और चैनल को शेयर भी किया करें, वीडियोस को भी शेयर किया करें अपने क्लास फेलोज़ दोस्तों के साथ। तो स्टार्ट करते हैं टेक्स्ट। ऑफ द बॉयज़ हु डू नॉट रीच देयर नेचुरल एकेडमिक बाउंड्री, वो लड़के जो अपनी कुदरती एकेडमिक यानी एजुकेशनल बाउंड्री यानी लिमिट को नहीं पहुंच पाते ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ देयर कॉलेज करियर, अपने कॉलेज करियर यानी कॉलेज की लाइफ के दौरान। ऐसे स्टूडेंट्स जो अपने कॉलेज की तालीमी दौरानिए में उस हद तक नहीं पहुंच पाते जो कुदरती तौर पे जहां तक उनको जाना चाहिए, बट हु फेल टू गेट थ्रू, बल्कि नाकाम हो जाते हैं, गेट थ्रू नहीं कर पाते। गेट थ्रू ईडियम के तौर पे इस्तेमाल होता है कामयाब हो जाना, पास हो जाना, और वो पास नहीं हो पाते, फेल हो जाते हैं। ऐसे लड़कों की देर आर टू मेन क्लासेस, इनकी दो किस्में हैं, दोज हु ट्राई एंड दोज हु डू नॉट ट्राई। एक तो वो जो कोशिश करते हैं और दूसरे वो जो कोशिश ही नहीं करते। तो हम बात करेंगे सिर्फ उनकी जो कोशिश करते हैं और फिर भी नाकाम हो रहे हैं। मैनी बॉयज़ अटैम्प्ट सीरियसली, बहुत सारे स्टूडेंट्स में अटैम्प्ट यानी दे ट्राई सीरियसली, बड़ी संजीदगी के साथ कोशिश करते हैं टू मेक गुड। मेक गुड का मतलब है कामयाब हो जाना, टू प्रोड्यूस गुड रिजल्ट्स। वो कोशिश करते हैं कि कामयाब हों एंड रियली हैव द नेटिव एबिलिटी टू डू सो, और उनके अंदर नेटिव यानी कि इननेट फितरी तौर पे, पैदाइशी तौर पे उनके अंदर एबिलिटी भी होती है, काबिलियत भी होती है टू डू सो, कि वो अच्छा रिज़ल्ट दिखाएं। बट फाइंड इट आलमोस्ट इम्पॉसिबल टू सिट एट अ डेस्क एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन द टास्क असाइंड। लेकिन ऐसे बच्चों के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि वो एक ही जगह पे बैठें और कंसंट्रेट करें। कंसंट्रेट का मतलब है टू पे अटेंशन टू समथिंग, तवज्जो दें ऑन द टास्क, उस काम पे, असाइंड विच इज़ गिवन टू दैम, विच इज़ अलॉटेड टू दैम। यानी ये ऐसे बच्चे होते हैं जो कि कोशिश तो करते हैं लेकिन उनके लिए मुश्किल होती है कि वो एक जगह पे बैठ के एक ही चीज़ पे फोकस करें, जो चीज़, जो काम उनको टीचर की तरफ से असाइन किया गया है। देयर इज़ द बॉय, एक ऐसा लड़का भी होता है, हु सिट्स डाउन टू स्टडी, जो बैठता है पढ़ने के लिए, ओपन्स हिज बुक, किताब खोलता है, बट बिफोर स्टार्टिंग ऑन हिज वर्क, लेकिन काम शुरू करने से पहले, सेज टू हिमसेल्फ, से टू हिमसेल्फ अपने आप से कहने से मुराद है मतलब सोचता है, आई थिंक दैट आई हैड बेटर शार्पन माई पेंसिल। हैड बेटर का मतलब है आई शुड, मेरा ख्याल है मुझे अपनी पेंसिल शार्पन करनी चाहिए, बना लेनी चाहिए। अच्छा, आप ये नोट करेंगे कि ये आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो इस तरह की प्रॉब्लम्स का शिकार होंगे। यानी कि वो पढ़ने से पहले, किताब खोलने से पहले पहले कहता है कि मैं ज़रा अपनी या किताब खोल के रखता है और कहता है कि मैं ज़रा अपनी पेंसिल ना बना लूँ। इट नीड्स इट बैडली, इस पेंसिल को शार्प करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड वेन ही हैज़ शार्पनड इट, जब उसको बना लेता है, ही ऑब्जर्व्स दैट ऑल हिज पेंसिल नीड शार्पनिंग, फिर वो देखता है कि ये बाकी पेंसिल्स भी हैं, ये भी सारों को ज़रूरत है बनाने की, सारी पेंसिल्स मैं पहले बना लेता हूँ, उसके बाद मैं पढ़ूँगा। एंड सो ऑन, और यूं ही वो इस तरह की चीज़ें करना शुरू कर देता है जो कि ज़रूरी नहीं होती। अनटिल
हिज टाइम इज़ गॉन, यहाँ तक कि उसका वक्त गुजर जाता है। एंड नथिंग हैज़ बीन डन, और कोई काम भी वो नहीं कर पाता, किताब वहीं खुली पड़ी रहती है। एंड ही डज़ नॉट स्टडी। सच नर्वस हैबिट्स आर नॉट ईजी टू अपरूट। इनको कहते हैं नर्वस हैबिट्स, एसाबी आदात या जहनी आदात आप इन्हें कह सकते हैं। और ये दे आर नॉट ईजी टू अपरूट। रूट जड़ को कहते हैं, अपरूट होता है किसी चीज़ को जड़ से निकाल देना, टू रिमूव समथिंग। एंड सो फार एज आई कैन सी, और जहाँ तक मैं देख सकता हूँ, जहाँ तक मेरा ख्याल है, कैन नॉट बी इरेडिकेटेड बाय एनी वन बट द बॉय हिमसेल्फ। और राइटर कहते हैं जहाँ तक मेरा ख्याल है, इस तरह की प्रॉब्लम्स को इरेडिकेट करना, इरेडिकेट होता है रिमूव करना, ख़त्म करना, एंड करना, सिर्फ़ और सिर्फ लड़का इनको ख़त्म कर सकता है, खुद स्टूडेंट खुद कर सकता है, बाकी कोई बंदा इन आदात को ख़त्म नहीं कर सकता। अदर्स कैन सी द डिफ़िकल्टी, बाकी लोग जो हैं वो ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, निशानदेही कर सकते हैं, दे कैन पॉइंट आउट कि भाई तुम्हें ये नर्वस हैबिट्स वाला इशू है। बट द बॉय मस्ट टेक हिमसेल्फ बाय द कॉलर, लेकिन लड़के को अपना गिरबान खुद पकड़ना होगा। टेक हिमसेल्फ बाय द कॉलर का मतलब है कि डिमांड हिमसेल्फ, अपने आप से खुद से इस बात का तकाजा करना पड़ेगा। एंड मेक हिमसेल्फ कल्टिवेट, एक तो लड़का खुद अपना मुहासबा करे, दूसरा अपने आप को इस बात पे मजबूर करे। मेक हिमसेल्फ कल्टिवेट का मतलब है अपने आप को इस बात पे मजबूर करे कि अपने अंदर कल्टिवेट करे। कल्टिवेट होता है टू प्रोड्यूस, टू डेवलप। अब पॉइज, पॉइज होता है एक क्या आप उसको कहेंगे, ज़हनी आसूदगी, एक ग्रेस या एक बैलेंस, एक तवाज़ुन, एक कंपोजर, यानी अपने अंदर एक ज़हनी तवाज़न, एक ज़हनी आसूदगी वो ख़ुद पैदा करे। एंड काम, काम कहते हैं पीसफुलनेस को, इत्मीनान पैदा करे अपने जहन में, यानी फ़जूल चीज़ें जो वो सोचना शुरू कर देता है वो उनको ना सोचे, अपने अंदर एक ज़हनी सुकून पैदा करे। दैट स्मदर्स द फिजट्स, ऐसा ज़हनी सुकून जो कि स्मदर कर दे। स्मदर होता है गला घोंट देना किसी चीज़ का। टू स्टाइफल, टू सफोकेट, चोक का वर्ड भी और स्ट्रेंगल का वर्ड भी यूज़ होता है इसके लिए। यानी ऐसा ज़हनी सुकून पैदा करे कि बिल्कुल वो कंसंट्रेटेड हो, और जो उसके जहन में फिजट्स पैदा होती हैं, फिजट्स कहते हैं रेस्टलेसनेस को, बेचैनी को। ज़हनी सुकून और इत्मीनान ऐसा हो कि वो इस तरह की बेचैनियों का खुद ब खुद गला घोंट दे। अब इसको ज़रा सिंप्लीफाई करता हूँ कि राइटर कहता है बच्चे नर्वस हैबिट्स का शिकार होते हैं, वो कर क्या सकते हैं, वो ये कर सकते हैं अपने आप को खुद अपना मुहासबा करें, अपने आप से खुद पूछें, अपना गिरबान खुद पकड़ें, और अपने आप को इस बात पे कायल करें कि वो अपने जहन को सुकून दें, अपने जहन को एक यकतरफा बनाएं, और अपनी जो बेचैनी वाली आदत हैं वो इनको खुद ख़त्म करें। जब तक स्टूडेंट खुद नहीं करेगा, कोई दूसरा बंदा स्टूडेंट की हेल्प नहीं कर पाएगा। अनटिल ही डज दिस, जब तक स्टूडेंट ये नहीं करता, ही डज़ नॉट रियली ट्राई, तो वो असल में हकीकत में कोशिश नहीं कर रहा। ऑल दो ही थिंक्स दैट ही इज़ ट्राइंग, अगरचे उसको लगता है कि वो कोशिश कर रहा है। एंड ऑफन स्पेंड्स मोर टाइम इन द प्रेजेंस ऑफ एन ओपन बुक देन मैनी अ बॉय ऑफ इक्वल एबिलिटी हु डज़ गुड वर्क। अगरचे स्टूडेंट को लगता है कि ही इज़ ट्राइंग, क्योंकि वो बैठा हुआ है, किताब खोली हुई है, लेकिन वो इतना वक्त जो है वो दे रहा है अपनी उस खुली किताब को, जितना कि बाकी स्टूडेंट्स दे रहे हैं जो अच्छे नंबर भी ले रहे हैं, जो कामयाब भी हो रहे हैं। लेकिन ये किताब तो उतने वक्त खोली हुई है इसने, लेकिन ये कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा, और एक्चुअल जो टास्क करना है उसने, जो काम, जो असाइनमेंट उसको मिली हुई है, वो इस पर तो फोकस ही नहीं कर पा रहा। तो नतीजा क्या निकलता है कि ऐसे स्टूडेंट फेल हो जाते हैं, नाकाम हो जाते हैं, हालांकि वो उन्हें लगता है वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वो कोशिश नहीं कर पा रहे होते। अच्छा, ये तो होगी फर्स्ट रीज़न, और राइटर ने उसका सलूशन भी बताया कि स्टूडेंट खुद अपनी नर्वस हैबिट्स को काबू कर सकता है, ख़ुद उनको रिमूव कर सकता है। अब एक और बहुत कॉमन और बहुत बड़ी वजह फेलियर की क्या है? अ कॉमन कॉज ऑफ फेलियर इज़ अ मिस्टेकन एम्बिशन। मिस्टेकन एम्बिशन यानी गलत चुना गया एम्बिशन, गलत सेलेक्ट किया गया एम या ख्वाहिश फॉर द बॉय ऑन द पार्ट ऑफ हिज पेरेंट्स। जो वालदैन मुंतखब कर लेते हैं एक शोबा अपने बच्चे के लिए कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा या कोई भी शोबा,
वो अक्सर वजह बनता है फेलियर की। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट जो है वो या तो उसके अंदर एबिलिटी नहीं होती या उसे वो शोबा पसंद नहीं होता। मोर ऑफन देन आई शुड विश आई फाइंड अ बॉय हु इज़ नॉट शोइंग एनी इंटरेस्ट इन हिज वर्क। बहुत दफ़ा मुझे ऐसा कोई ना कोई बच्चा मिलता है जो कि अपने काम में कोई इंटरेस्ट शो नहीं कर रहा, एंड हु इज़ नॉट ट्राइंग टू डू इट विद एनी डिस्टिंक्शन, और वो किसी डिस्टिंक्शन के साथ, किसी एक्सीलेंस या मेरिट के साथ अपने काम को करने की कोशिश नहीं करता। बिकॉज ही इज़ फॉलोइंग अ डायरेक्शन, क्योंकि वो एक ऐसी सिमत में चल रहा होता है, मैप्ड आउट, विच इज़ चार्ट आउट, विच इज़ प्लान्ड बाय हिज पेरेंट्स। एक ऐसी सिमत जो उसके वालदैन ने उसके लिए मुतय्यन की है, दैट रन्स काउंटर टू ऑल ऑफ हिज इंटरेस्ट एंड एबिलिटीज़, जो बच्चे के अपनी एबिलिटीज़ और अपने इंटरेस्ट के काउंटर, काउंटर का मतलब है बिल्कुल ऑपोजिट, कॉन्ट्ररी टू इट। वालदैन ऐसा शोबा मुंतखब कर लेते हैं जो बच्चे की ख्वाहिशात और बच्चे की नेचुरल एबिलिटीज़ की बिल्कुल बरक्स होता है। I have made a number of very warm enemies among the parents of college students। कहते हैं मेरे बड़े सख्त किस्म के जो है एनिमीज़ बन गए, दुश्मन बन गए कुछ बच्चों के वालदैन। कॉलेज में जो स्टूडेंट्स मेरे पढ़ते थे उनके वालदैन कुछ मेरे बाकायदा दुश्मन बन गए, मुझसे नाराज़ हो गए। क्यों बने? By telling them that I am certain that the good Lord never intended their son to be a physician or a dentist or an engineer। कहते हैं मैंने अपना दुश्मन उनको इसलिए बना लिया क्योंकि मैं बाय टेलिंग देम, मैंने उनको बताया दैट आई एम सर्टन, कि मुझे पूरा यकीन है दैट द गुड लॉर्ड यानी गॉड, खुदा ने, नेवर इंटेंडेड, कभी ये बात, खुदा का ये इरादा नहीं था, यानी खुदा ने ये एबिलिटीज़ नहीं रखी देयर सन, आपके बेटे में, टू बी अ फिजिशियन और अ डेंटिस्ट और एन इंजीनियर। कहते हैं मैं नाराज़ मुझसे वालदैन इसलिए हो गए क्योंकि मैं उनको साफ़ ये बात स्टार्ट में कह देता था कि आपके बेटे के अंदर खुदा ने जो सलाहियतें रखी हैं वो कोई डेंटिस्ट बनने वाली, डॉक्टर बनने वाली या इंजीनियर बनने वाली नहीं है। तो जब ये बात मैं उनको कहता वालदैन को तो वो बड़े नाराज़ होते थे। अच्छा, यहाँ पे इंटेंड का मतलब है इरादा रखना, टू विश, यानी खुदा का ये इरादा नहीं था कि आपका बेटा डॉक्टर बने, फिजिशियन बने या इंजीनियर बने, क्योंकि इसके अंदर खुदा ने जो सलाहियतें रखी हैं वो और हैं। तो जब वालदैन ये बात सुनते थे तो वालदैन नाराज़ हो जाते थे कि आप क्यों ये बात कह रहे हैं कि हमारा बच्चा डॉक्टर नहीं बन सकता। अब ये वाले कुछ ऐसे प्रोफेशंस हैं ना जो कि वालदैन को सिर्फ नज़र ही यही आते हैं कि भाई यही प्रोफेशन है, इसके अलावा कोई और प्रोफेशन सेलेक्ट नहीं किया जा सकता। इट मे बी दैट द बॉय हैज़ एबिलिटी इनफ टू बी एनी वन ऑफ दीज थिंग्स। कहते हैं मैं चले ये बात मान लेता हूँ कि हो सकता है कि बच्चों में ये वाली एबिलिटीज़ हों भी कि वो डॉक्टर बन सकते हैं, कुदरती तौर पर उनके अंदर सलाहियत तो है। बट द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इट, लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इट का मतलब है, मुख्तसर बात यह है, खुलासा ये है, ही डज़ नॉट वांट टू बी, बच्चा बनना नहीं चाहता। यानी हम कहते हैं, चले पहले तो हम कहते हैं एबिलिटीज़ कुछ स्टूडेंट में नहीं होती, लेकिन अगर एबिलिटी है भी तो उसके बावजूद अगर बच्चा बनना ही नहीं चाहता, फिर ही वॉन्ट्स टू बी अ थिएट्रिकल मैनेजर, वो किसी थिएटर का मैनेजर बनना चाहता है, और अब बिजनेस मैन, कोई कारोबार करना चाहता है, और अब बुक इलस्ट्रेटर, बुक इलस्ट्रेटर होता है जिसको मुफस्सर भी कहते हैं, किताबों की तशरीह वगैरह करने वाला, जो एक्सप्लेन करता है चीज़ों को, किताबों को, या मतलब इस तरह की कोई और वो शोबा इख्तियार करना चाहता है, लेकिन डॉक्टर नहीं बनना चाहता या इंजीनियर नहीं बनना चाहता। इट मे बी अनरीजनेबल फॉर द बॉय टू टर्न हिज बैक ऑन, टर्न हिज बैक ऑन का मतलब है मुंह मोड़ लेना, ये इडियम के तौर पे इस्तेमाल होता है। ये बात अनरीज़नेबल समझी जाती है। अनरीज़नेबल होता है गैर माकूल, जो रीज़न के, अक्ल के बरक्स हो। ये बात आम सोसाइटी में अनरीज़नेबल लगती है, गैर माकूल लगती है कि बच्चा जो है वो मुंह मोड़ ले ऑन अ फाइन ओपनिंग इन द डेंटल प्रोफेशन, कि डेंटल प्रोफेशन जो कि स्टार्ट से ही बड़ा अर्निंग प्रोफेशन है, इसको छोड़ के बच्चा इसे मुंह मोड़ ले इन फेवर ऑफ बिज़नेस, और कारोबार को फेवर करे। यानी अगर हम जनरल सोसाइटी में देखें लोगों का एटीट्यूड, तो एक तरफ अगर एक बंदा कहे कि मैं कारोबार शुरू करने लगा हूँ, और दूसरी तरफ उसके पास ऑप्शन हो कि वो डॉक्टर बन के फ़ौरन से अपना क्लिनिक स्टार्ट कर दे, तो सब यही कहेंगे कि ये डॉक्टर वाला काम ठीक है क्योंकि इससे फ़ौरन से अर्निंग होना शुरू
हो जाएगी और बिज़नेस क्या पता लॉस में चला जाए, ना चले तो बहुत अरसा लग जाए। तो ये बात बड़ी गैर माकूल लगती है कि बच्चा डेंटिस्ट के प्रोफेशन को छोड़ के बिजनेस की तरफ आ जाए। बट रीज़न कैन नॉट कंट्रोल ऑल ऑफ दीज मैटर्स। बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। राइटर कहते हैं कि हर मामले में रीज़न और लॉजिक, इस तरह के ख़ासकर मामलों में जो है वो इस तरह के मामलों को रीज़न कंट्रोल नहीं कर सकती। हर चीज़ को अक्ल की बुनियादों पे नहीं भी जांचा जा सकता। हालांकि हमने देखे पिछले चैप्टर में यूजिंग द साइंटिफिक मेथड में हमने कहा कि हर चीज़ को अक्ली बुनियादों पे जांचना चाहिए। लेकिन राइटर कहता है जहाँ बात आती है दिलचस्पी की, पसंद की बात आती है, जहाँ बात आती है कि आपको किस चीज़ से सेटिस्फेक्शन मिलती है, किस चीज़ को करके आप इंजॉयमेंट फील करते हैं, किस चीज़ के साथ आप कंफर्टेबल रहते हैं, कौन सी चीज़ आपको अच्छी लगती है, तो इन मामलात में रीज़न जो है उसका इस्तेमाल या उसका कंट्रोल नहीं होना चाहिए। अब देखें किसी बंदे की को अच्छा लगता है बाहर जाना, बाहर घूमना, और किसी बंदे को अच्छा लगता है घर में बैठना। तो अब इसके ऊपर अगर हम कहें कि लॉजिक से हम साबित करना शुरू कर दें कि बाहर जाना अच्छी चीज़ है या घर में बैठना अच्छी चीज़ है, तो उसको इस डिबेट का कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि जिसको जो चीज़ पसंद है वो उसको बस पसंद है, विदाउट एनी रीज़न, विदाउट एनी लॉजिक। तो राइटर कहते हैं कि इस तरह के मामलात में लॉजिक और रीज़न जो है ना, और दानिशमंदी और विजडम, वो इस तरह के मामलात को कंट्रोल नहीं कर सकते। एज वेल आर्ग्यूड with a person that he ought to like onions when he detests them। अब मिसाल दे के समझाते हैं, कहते हैं कि ये ऐसा ही है कि आप आर्ग्यू करें, बहस करें एक बंदे के साथ, उसे कहें कि तुम प्याज खाना पसंद करो, कि तुम प्याज को पसंद किया करो, जबकि ही डिटेस्ट दैम। डिटेस्ट होता है हेट, यानी उसे नफ़रत है प्याज खाने से, और आप उसको कायल करने की कोशिश करें कि नहीं तुम इसको पसंद करो। तो पसंद कराना जो है ये एक पसंद करना किसी चीज़ को, वो एक नेचुरल चीज़ है। आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि वो फ़लाँ चीज़ को पसंद करे और फ़लाँ चीज़ को ना पसंद करे। तो कहते हैं कि हर चीज़ में रीज़न जो है वो काम नहीं करती। जो बंदे के अंदर नेचुरल कुछ टेंडेंसीज़ होती हैं, नेचुरल जो एक फितरी रुझान होता है, उसके पीछे फिर रीज़न या लॉजिक काम नहीं कर सकती। एज अ जनरल थिंग द बॉय विन्स आउट इन सच कंट्रोवर्सीज। इस तरह की जो कंट्रोवर्सीज क्रिएट होती हैं, कंट्रोवर्सी होता है ना इख्तलाफ, इस तरह के जो इख्तलाफात स्टार्ट होते हैं, इस तरह के जो डिसएग्रीमेंट या डिस्प्यूट या कन्फ्लिक्ट भी इसको कहते हैं, जो क्रिएट होते हैं, इसमें लड़का अमूमन जीत जाता है, यानी वो अपनी मर्ज़ी के सब्जेक्ट चुन लेता है। एंड ही शुड, और राइटर कहता है कि उसे जीतना चाहिए, उसकी मर्ज़ी चलनी चाहिए। स्टूडेंट अपनी मर्ज़ी का सब्जेक्ट पढ़े जो उसको पसंद है, जिसमें उसे लगता है कि वो आगे एक्सेल कर सकता है, वो आगे निकल सकता है। आल्सो बी इट सेड, यहाँ मैं ये बात भी कहता चलूँ, द पेरेंट्स होम आई हैव ऑफेंडेड, जिन पेरेंट्स को मैं ऑफेंड कर देता, ऑफेंड होता है किसी को नाराज़ कर देना, वो पेरेंट्स जिनको मैंने ऑफेंड किया होता था, नाराज़ किया होता था, यूजली कम्स अराउंड आफ्टर अ टर्म ऑफ ईयर्स, कुछ सालों बाद वही पेरेंट्स वापस आते हैं मेरे पास, एंड टेल्स मी दैट हिज सन वाज राइट एंड दैट ही इज़ थैंकफुल टू मी फॉर टेकिंग द पार्ट ऑफ द बॉय इन द आर्गूमेंट। वो वालिदैन वापस आते हैं और कहते हैं कि उनका बेटा ठीक कह रहा था, जो सब्जेक्ट्स उसने चुने थे वो वाकई उसने ठीक किया था। और वो वालिदैन फिर जो पहले मुझसे नाराज़ हुए थे जब मैंने उनको कहा था कि जी डॉक्टर या इंजीनियर ये बन ही नहीं सकता, ना बनाएं, तो फिर वो आके दे आर थैंकफुल टू मी, वो शुक्रिया अदा करते हैं मेरा कि फॉर टेकिंग द पार्ट ऑफ द बॉय, के मैं टेक द पार्ट ऑफ का मतलब है डू द फेवर ऑफ या गिव द फेवर टू, किसी की हमायत करना, किसी की फेवर करना। यानी आपने जो हमारे बेटे की फेवर की थी उस डिबेट में, उस आर्गूमेंट में आपने हमारे बेटे का साथ दिया था, तो आपने बहुत अच्छा काम किया था, हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। यानी वही लड़के जो ये वाले सब्जेक्ट्स में जो वालिदैन चाहते हैं वो नहीं पढ़ते, कोई और पढ़ते हैं और फिर उस शोबे में आगे निकल जाते हैं, फिर वालिदैन आते हैं शुक्रिया अदा करने के लिए कि ठीक किया था हमारे बेटे ने, अपने मर्ज़ी की चीज़ पढ़ी, वो उसमें कामयाब हुआ, अपने प्रोफेशन में कामयाब हो गया। इफ़ सच अ बॉय फेल्स, अगर इस तरह का मिस्टेकन एम्बिशन वाला लड़का फ़ेल हो जाए, यानी कि वालिदैन उसको उसी बात पे मजबूर कर लें जो वालिदैन ने ख़ुद मुंतखब की हुई है, यानी बच्चा चाहता है थिएट्रिकल मैनेजर बनना या बिज़नेसमैन बनना, वालिदैन उसको
जो है डॉक्टर बनाने पे ही जो है वो रहें बज़िद और वो वही तालीम हासिल करना शुरू कर दे और फिर वो फेल हो जाए, तो इट इज़ बिकॉज ही कैन नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू ट्राई। तो उसके पीछे यही वजह होती है कि ही कैन नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू ट्राई। ब्रिंग हिमसेल्फ का मतलब है अपने आप को तैयार करना। वो कोशिश करने के लिए अपने आप को तैयार नहीं कर पाता बच्चा, क्योंकि उसका ज़ौक़ उसका शौक़ ही उससे बरक्स होता है, तो वो अपने आप को कायल नहीं कर पाता उन सब्जेक्ट्स को दिलचस्पी से पढ़ने के लिए। टू डू द वर्क दैट इज़ डिसटेस्टफुल टू हिम, वो वाला काम वो बच्चा नहीं कर पाता जो उसके लिए डिसटेस्टफुल होता है, यानी कि अनप्लेजेंट होता है, जिसका उसके लिए कोई टेस्ट नहीं होता। एंड दैट ही फील्स इज़ लीडिंग हिम इन द रॉन्ग डायरेक्शन, और बच्चे को लग रहा होता है कि ये वाली जो फील्ड है, जो सब्जेक्ट्स मैं पढ़ रहा हूँ, ये मुझे गलत डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में इस तरफ नहीं जाना, ये मेरा शौक़ नहीं है। तो जब पता हो कि मैंने सिर्फ नहीं जाना, तो उस सिमत में चलने वाला बंदा कभी भी जो है ना वो शौक़ और ज़ौक़ के साथ आगे नहीं बढ़ सकता। इफ़ द कॉलेज इज़ अलाइव टू वर्क ऑफ एडवाइस, सच केसेस आर कॉट बिफोर द फेलियर इज़ कंप्लीट। राइटर कहते हैं कि अगर कॉलेज अलाइव हो, अलाइव का मतलब होता है अलर्ट हो, अवेयर हो, बाखबर हो अपने एडवाइस के काम में। यानी कॉलेज में जब भी जो एडमिशन कमेटी होती है, जब स्टूडेंट दाखिल होने आए, वहाँ पे स्टूडेंट से क्वेश्चंस किए जाएं, उसके मार्क्स देखे जाएं पिछली क्लास के, उससे पूछा जाए, और जब ये कॉलेज की कमेटी को पता चल जाए कि इस बच्चे की दिलचस्पी क्या है, ये किस सब्जेक्ट में ये स्ट्रॉन्ग है, तो फिर वहाँ पे कॉलेज कमेटी को, एडमिशन कमेटी को उस बच्चे को एडवाइस करना चाहिए, उस बच्चे को गाइड करना चाहिए, उसके पेरेंट्स को भी बताना चाहिए कि इसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं और इसे किस तरफ जाना चाहिए। अगर कॉलेज ये काम करता रहे, अपना एडवाइस का काम करता रहे, सच केसेस आर कॉट बिफोर द फेलियर इज़ कंप्लीट, तो इस तरह के मामलात जल्द ही पकड़ लिए जाते हैं, करीब से पकड़ लिए जाते हैं, इससे पहले कि नाकामी हो जाए। यानी या तो एडमिशन के वक्त भी ऐसा किया जा सकता है, फिर स्टडीज़ के दौरान भी अगर कोई बच्चा पीछे रह रहा है, कोई दिलचस्पी ज़ाहिर नहीं कर रहा, तो उसको भी बुला के बिठा के उससे पूछा जाना चाहिए कि उसके पीछे रीज़न क्या है, उसे वो सब्जेक्ट्स पसंद हैं या नहीं पसंद। तो फिर अगर उसके पसंद के नहीं है तो उनको सब्जेक्ट्स को चेंज करा के फेलियर से बचाया जा सकता है। और इस काम के लिए कॉलेज अथॉरिटीज़ को, कॉलेज के डीन को, प्रिंसिपल को और एडमिशन कमेटीज़ को अपना जो एडवाइस का काम है, नसीहत करने का काम है, सजेशंस देने का काम है, वो बड़ा एक्टिवली करना पड़ेगा। आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो वो कमेंट्स में ज़रूर पूछें, और मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।